हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और आपने लास्ट वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। 1000 लोगों ने उसे देखा है, तो बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते जाइए, देखते जाइए। इससे हमें इंकरेज मिलती है, बहुत अच्छा लगता है अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, शेयर करते हैं तो। और हम लोगों ने लगभग 200 क्वेश्चन कर लिए हैं पॉलिटी के। आज आगे से पॉलिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन सारे पीवाईक्यूज हैं, वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 201, भारत की संविधान सभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा स्थापित की गई थी। और संविधान सभा कब स्थापित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा स्थापित की गई थी। और उसी दिन एक अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे और उपसभापति एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को चुना गया था। ठीक है, उपसभापति एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को चुना गया था। सॉरी, मैंने 47 लिख दिया, लेकिन 46 बोला है मैंने, तो ये यहाँ पे 46 होगा। ओके, 1946 को संविधान सभा स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नौ दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जैसे हम बताया था। इसमें केवल 211 सदस्य थे। संविधान सभा में 389 सदस्य को बताया गया था कि होना है, लेकिन मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने बोला था कि हम संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होंगे, तो 93 लोग हट गए देसी रियासतों के, और मुस्लिम लीग के बहुत सारे लोग हट गए, तो केवल 211 लोग बचे। इस 211 लोगों में बैठक हुई। ठीक है, बैठक हुई और इसमें एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपसभापति के लिए चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। लिखित संविधान संघवाद, ये क्वेश्चन गलत है, आगे चलते हैं। अविभाजित भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 20 दिसंबर 1946 को, 23 दिसंबर 1946 को। तो जैसा मैंने बताया, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा को बनाया गया था। इसमें 389 सदस्य लाने थे, लेकिन घट के कितने सदस्य हो गए थे? 211 सदस्य हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था? 1887, 1889, 1893 या 1896? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था अपनी आनंद मठ पुस्तक में, और वो बांग्ला में लिखी गई थी पुस्तक, तो उसको अनुवादित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदी में, और वंदे मातरम जिस भाषा में उसी भाषा में, लेकिन उसको गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, उसको संगीत में किसके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। लेकिन वंदे मातरम जिस भाषा में उसी भाषा में हम लोग गाते हैं, हिंदी में अनुवादित नहीं है, सॉरी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया था। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था। ठीक है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? तो यह नारा है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.एन. रॉय या बी.आर. अम्बेडकर का। किसका नारा है? तो यह नारा है बी.आर. अम्बेडकर। किसका नारा है? बी.आर. अम्बेडकर का नारा है। बी.आर. अम्बेडकर दलित समाज के एक नेता थे। ठीक है, दलित समाज के उद्धारक रहे हैं। उन्होंने दलितों के लिए बहुत सारी संगठन सभाएं की हैं, और वो चाहते थे कि दलित आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई करें, जागरूक बने, जागरूक हो अपने अधिकारों के लिए, और अपने अधिकारों को जागरूक करने के बाद वो संगठित हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें अपने दलित वर्ग में, और उसके साथ वे जब संगठित हो जाएं तो संघर्ष करें अपने अधिकारों के लिए कि मुझे अपने अधिकारों का हक चाहिए। ठीक है, तो ये किसका था? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो।
कथन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों का हमारे संविधान में समावेश किया गया? 40वां, 42वां, 44वां या 46वां? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें कर दिया गया था संशोधन। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। बहुत सारे संशोधन कर दिए गए थे उस वजह से। और संविधान के जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया, ये 3 पक्ष जोड़े गए। तो इसीलिए 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और साथ ही साथ 42वें संशोधन में ही ये संविधान के शब्दों में समावेश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? बी आर अम्बेडकर, ग्रैनविल ऑस्टिन, राजेंद्र प्रसाद या रजनी कोठारी? तो भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा ग्रैनविल ऑस्टिन ने दी है। ग्रैनविल ऑस्टिन एक संविधानविद है, ठीक है। उन्होंने भारत के पूरे संविधान के बारे में बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि जो हमारा संविधान है वो एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति का है। जो हमारा संविधान है वो एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रैनविल ऑस्टिन है जो भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है संविधान को। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का अंतरिम अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रथम बैठक का अंतरिम अध्यक्ष कौन था 9 दिसंबर 1946 की सभा का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो अंतरिम अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अंतरिम अध्यक्ष थे। वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा के, इसलिए उनको 9 दिसंबर 1946 को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया था। और उसके 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम? तो सलाहकार समिति, संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी और उसमें सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल को। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति, संघीय संविधान समिति, इन सब का अध्यक्ष भी कौन था? वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे ही बहुत सारी समितियां बनाई थी, उनके अलग अलग अध्यक्ष थे। डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ कब हुई थी? 1861 में, 1892 में, 909 में, 1911 में? पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ हुई थी 1909 में। कब आरंभ हुई थी? 1909 में, ठीक है। कब आरंभ हुई थी? 1909 में। 1909 का जो संविधान लाया गया था, यानी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया था, वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था। और साथ ही साथ इसमें इसका विस्तार 1919 में सिखों तक भी कर दिया गया था। फिर 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आता है, उसको कर दिया गया था। विस्तार कहाँ तक कर दिया गया था? दलितों तक, ठीक है, महिलाओं तक, ईसाइयों तक, यहाँ तक कर दिया गया। धीरे धीरे ब्रिटिश जो है पूरी तरीके से अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था बनाकर भारत को तोड़ना चाहती थी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था सबसे पहले कब प्रारंभ हुई? 1909 में, मुस्लिम सुधार के द्वारा, ठीक है, मुस्लिम अलग निर्वाचन पद्धति द्वारा।
दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम या 1947 का भारतीय संविधान अधिनियम। भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म द्वारा की गई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, इसमें लाया गया था कि बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार दे दिया गया था। साथ ही साथ हस्तांतरित और आरक्षित दो बिलों को लाया गया था। ठीक है, विषयों, प्रांतीय विषयों में इसने दो भागों में विभक्त कर दिया था प्रांतीय विषयों को, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था, जिसका कार्य वह मंत्रियों की सहायता से लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और आरक्षित विषयों पर भी गवर्नर का शासन होता था, लेकिन वो कार्यपालिका परिषद से सहायता शासन लेता था। ठीक है, तो इसमें इस तरह से फौरी व्यवस्था को वैध शासन कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया था। गवर्नर जनरल पद किसके द्वारा लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या 1858 के एक्ट को लाया गया था। जो गवर्नर जनरल का पद था वो चार्टर एक्ट 1833 के से लाया गया। ठीक है, 1833 से लाया गया। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के ऊपर अपना कार्यभार करता। उसके बाद 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन इनमें से किस योजना के द्वारा किया गया था? भारतीय शासन अधिनियम 1935, प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव। किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन द्वारा। कैबिनेट 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। ठीक है, इसने 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव या इसके प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन किया गया। ठीक है, जन गण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन गीत को अपनाया गया था। जनगण मन जो है वो बंगाली भाषा में लिखा था, उसको अनुवादित किया गया और फिर उसको अपनाया गया किसमें? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसको गाने की अवधि 51 सेकंड है। ठीक है, पूरी अवधि 51 सेकंड है। एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित न किया जा सकता हो, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सकता, जिसे सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न विधि संशोधित किया जा सके, इनमें से कोई नहीं है। तो एक कठोर संविधान वो होता है जिसे सामान्य विधि निर्माण की विधि से भिन्न प्रक्रिया संशोधित किया जा सकता है। इसका मतलब कि जैसे सामान्य कानून किया जा सकता है वैसे नहीं संशोधित किया जा सकता है। कठोर संविधान में क्या होता है कि सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर कर दिया जाता है। सामान्य कानून तो आप सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित कर लेंगे, लेकिन जो संवैधानिक कानून होगा उसके 2/3 सदस्यों की जरूरत रहती है, राज्यों के भी सदस्यों की अनुमति की जरूरत रहती है, 2/3 बहुमत की जरूरत रहती है। ऐसा करके संशोधित किया जा सकता है, तो उसे कठोर संविधान बोलते हैं। और लचीला संविधान वो होता है जो बहुत ही सामान्य विधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नांकित में से कौन उद्देश्य
कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये सब हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है उसकी, सर्वोच्च न्यायालय अगर संविधान में कोई भी गड़बड़ी होती है, संविधान में कोई ऐसा संशोधन हो जाता है जो भारत के संविधान के खिलाफ होता है, भारत के संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय रक्षा करेगा उसकी। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का अधिकार है अनुच्छेद 13 के द्वारा कि अगर कोई भी विधि संविधान के किसी पार्ट को नष्ट करती है, संविधान के किसी पार्ट बाधित करती है, तो हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। न्यायिक सक्रियता के द्वारा क्या कर सकते हैं? न्यायिक समीक्षा के द्वारा, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? भारतीय संविधान को बचा सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान जैसे है वैसे ही रहने देंगे। और इस कौन करेगा? ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इस संविधान का संचित नाम भारत का संविधान है, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 1 या 3 में, या 393 या 395 में? तो अनुच्छेद 393 में कहा गया है कि भारत जो संविधान है उसका संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान। तो संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण का नाम दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 93 में इस भारत का संविधान को क्या कहा गया है? भारत का संविधान कहा गया है। निम्नांकित में से किसने बेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? बेनेगल नरसिंह राव यानी बी आर राव को आप नाम सुने होंगे ना, बी आर राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल ने नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? भारत के गवर्नर जनरल ने नियुक्त किया था। जो बेनेगल नरसिंह राव थे एक भारतीय सिविल सेवक, न्यायविद और राजनयिक थे, बहुत ठीक है, वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और नियुक्त किया गया था गवर्नर जनरल द्वारा। ये 1950 से 52 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी थे। भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और क्षेत्रों के कितने भाग उल्लिखित थे? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 6 भाग? तो 4 भाग। ठीक है, ए, बी, सी और डी करके राज्यों को बांटा गया था। 14 राज्यों को ए, बी, सी, डी में बांटा गया था। ठीक है, जिसमें ए में असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया था। बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू। सी में शामिल थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, बिहार व कुर्ग। और डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल थे। ठीक है, भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समता का सही समूह पहचानिए। समता का सही समूह क्या है? भारत की प्रस्तावना में क्या लिखा है? अव्यक्ति और अवसर की समता लिखा है, या आर्थिक और सामाजिक समता लिखा है, या राजनीतिक और प्रतिष्ठा की समता लिखा है, या प्रतिष्ठा और अवसर की समता लिखा है? तो हमें क्या लिखा है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता लिखा है। आप लोगों को जो संविधान की प्रस्तावना है वो पूरी याद होनी चाहिए। उसमें से बहुत सारे संविधान की प्रस्तावना में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, 2 प्रकार की समता का वर्णन है, ऐसे पूछ लेता है। आप लोग को याद होना चाहिए संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में अंतर संबंधित है। न्याय व कर्तव्य, न्याय व समानता, स्वतंत्रता व समानता, न्याय व नैतिकता। तो स्वतंत्रता व समानता जो है वो धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में अंतर संबंधित है। ठीक है, स्वतंत्रता व समानता।
क्यों संकल्पित है? धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना। जब सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेंगे तो किसी को भी हम लोग वो नहीं करेंगे, शोषित नहीं करेंगे कि तुम इस धर्म के हो तो तुम लोग जाओ यहाँ से। और सभी धर्मों पर समान भाव रखेंगे तो समानता तो आएगी, सबकी अपनी सुंदरता रहेगी, जो चाहेगा वो जैसे उस तरीके से अपने धर्म का पालन करेगा। तो धर्मनिरपेक्षता में स्वतंत्रता और समानता की भावना निहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान के भाग में रूप में स्वीकार किया गया था? बेरूबारी केस, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस या शंकर प्रसाद केस? तो केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, उसमें कहा गया था कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है भारत का संविधान का ही भाग है। और इसी केस को लेकर 1976 में इंदिरा गांधी ने क्या किया? संविधान की प्रस्तावना जब भारत के संविधान का भाग है तो उसमें चेंज कर दिए। उसमें क्या किया? उसमें जो है चेंज ला दिए, चेंजेस कर दिए। उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया था। बेरूबारी केस में कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी केस में कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या ब्रिटिश के संविधान से? तो अवशिष्ट शक्तियों का भाग कनाडा के संविधान से लिया गया है। हमारा जो मॉडल है वो अर्धसंघीय है, पूरी तरीके से संघीय नहीं है। केसी वेयर ने कहा है भारत का संविधान अर्धसंघीय है। ठीक है, तो जो अर्धसंघीय मॉडल है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। हमारा मॉडल अमेरिका के संविधान से प्रेरित नहीं है, पूरी तरह संघीय नहीं है। और जब कनाडा के संविधान से प्रेरित है तो उस कनाडा में कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो लिया गया है कनाडा का संविधान। ठीक है, इनमें से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का कौन सा प्रमुख प्रावधान सही नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या है? 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत परिषद अधिनियम है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई थी। सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी। केंद्रीय विधान परिषद में सरकार द्वारा नामित सदस्यों का बहुमत किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति भी की गई थी। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, ये ऐसा नहीं किया गया था 1909 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये नहीं किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? अभी हम लोग पढ़े हैं कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वैधानिक परामर्शदाता बी.एन. राव थे। इन्होंने एक पूरा संविधान का मसौदा बना के दिया था। पूरा संविधान प्रारूप समिति जो है संविधान का मसौदा बनाती है वो अलग, उसके पहले इन्होंने एक संविधान से पहले एक संविधान इन्होंने बना के दिया था, उसी के तर्ज पे संविधान बना था। बी.एन. राव जो है वैधानिक परामर्शदाता थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अबुल कलाम आजाद, जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के सबसे प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही स्वतंत्र भारत के सबसे प्रथम कानून मंत्री थे और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, जिन्होंने मसौदा तैयार किया था। साथ ही साथ जब इनका चुनाव हो जाता है तो ये एक हिंदू कोड बिल पारित करते हैं, और हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो पाता है, जिसमें हिंदू कोड बिल में यह था कि विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति, घर की बेटियों को घर के बेटों के बराबर जो संपत्ति है उसमें अधिकार, और साथ ही साथ जो पुरुष हैं उनको एक से ज्यादा पत्नी रखने का अधिकार नहीं। तो ये सब हिंदू कोड बिल में उन्होंने लाया। हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका तो उन्होंने क्या किया? त्याग पत्र दिया था। पहले कौन थे कानून मंत्री? बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? 349, 389, 450 या 555? 389 सदस्यों की संख्या तय की गई थी, जिसमें से 93 देसी रियासतों से थे, 4 गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रांत से थे, 292 सदस्य जो है बाकी के ब्रिटिश प्रांतों से। लेकिन उसमें मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो कहे कि हम संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेंगे। देशी रियासतें बोली हम संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेंगे। तब 211 सदस्य जो हुए केवल वो संविधान सभा में हिस्सा लिए,
लेकिन संविधान सभा में संख्या तय कितनी की गई थी? संविधान सभा में संख्या तय की गई थी 389। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 14, 15, 16 या 25? तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 14 सदस्य। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था उसमें प्रांतीय जो थी उसको स्वायत्तता प्रदान की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली तो पहले से थी, लेकिन साथ ही साथ हम लोग क्या किए थे, हम लोग प्रांतीय स्वायत्तता भी प्रदान कर दिए थे प्रांतों को। प्रांतों में दोहरे शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कुछ प्रांतों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, जैसे बंबई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और बिहार। द्वैध शासन जो था वो जो 1919 में आया था, द्वैध शासन, उसको समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत या प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत? संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में दिया गया है, ठीक है, और साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व में भी दिया गया है आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान समिति का भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति कौन था? अभी जैसे हमने बताया प्रारूप समिति कौन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू। अल्लादी कृष्ण स्वामी प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर जो है वो थे प्रारूप समिति के सभापति या अध्यक्ष कहे जाएंगे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं, 7वीं, 10वीं या 12वीं? तो कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है केंद्र राज्य शक्तियों को बंटवारा। 3 अनुसूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य बनाएगी, लेकिन 249 अनुच्छेद 249 के तहत अगर कोई राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय विषय होगा पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर क्लैश हो गया किसी कानून, केंद्र का कानून माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम है। अगर कोई किसी पार्टी से जीतकर मंत्री बनता है और फिर छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उसके खिलाफ दल बदल अधिनियम लगेगा। 12वीं अनुसूची म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका या यूके? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची को लिया गया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची को लिया गया है। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा, बेबल योजना द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा? संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 296 सीटें जो है वो ब्रिटिश भारत से, 93 सीटें देसी रियासतों की होनी थी। लेकिन क्या हुआ कि 93 सीटें जो है वो देसी रियासतों से लोग नहीं आए, मुस्लिम लीग से भी लोग नहीं आए, केवल 211 लोग ही संविधान सभा के सदस्य बन पाए थे और अंतरिम सरकार में 14 लोग हो पाए थे। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? इसी दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी, इसी दिन 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी गठित हुई थी। ऑप्शन सी, इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था।
ऑप्शन डी, इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। तो 26 जनवरी दिन मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है गणतंत्रता दिवस। इसलिए मनाया जाता है कि 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे और 1930 से ही 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। 1930 से ही 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि अब 26 जनवरी को दिन क्या रखा जाए, तो हम लोग उस दिन से हम लोगों ने गणतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था एयो ह्यूम, जॉर्ज जूले, अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एयो ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, जॉर्ज जूले इस टाइम जॉर्ज जूले वो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। जॉर्ज जूले प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और 1888 की इलाहाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले को अध्यक्षता दी गई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और 1912 में इसको रद्द किया गया। महारानी आ रही थी। ठीक है, महारानी दिल्ली आए, हमारी ये लगा था तो महारानी दिल्ली आई थी। इसमें गवर्नर वायसराय ने क्या किया गया था कि विभाजन को रद्द कर दिया था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय 1905 में लिया गया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए, उनके स्वागत में दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था। इसी कार्यक्रम में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था तथा कलकत्ता से राजधानी दिल्ली जाने की घोषणा की थी। कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की? लाहौर, बंबई, कराची या मद्रास? तो 1929 में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की कि हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे और वो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। गदर पार्टी, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह। तो गदर पार्टी 1913 में आती है, खिलाफत आंदोलन 1919 का है, दांडी मार्च 1930 का है और चंपारण सत्याग्रह 1917 का है। 1917 का है। आएगा 1423 1423 ऑप्शन डी जो है 1423 वो करेक्ट होगा। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। हमने 40 क्वेश्चन किए। अगला पॉलिटी सेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग ऐसे वीडियो को व्यूज देते रहिए, देखते रहिए, अच्छे से वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जो भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछिए। आगे की सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू।